नमस्कार, मैं आपके साथ शकील साजिद। आप देख रहे हैं डीए न्यूज पर खास कार्यक्रम चर्चा है की शुरुआत एक बहुत ही पावन अवसर से। देव उठनी एकादशी के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री निवास में भक्ति और श्रद्धा का सुंदर माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी धर्मपत्नी बहन कौशल्या साय ने परिवार के साथ पारंपरिक विधि विधान से माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न कराया। पूरा का पूरा मुख्यमंत्री निवास परिसर पूजा की घंटियों और मंत्रोच्चार से गूंज उठा। तुलसी विवाह के इस कार्यक्रम में भक्ति, परंपरा और आस्था का संगम देखने को मिला। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामनाएं की और कहा कि भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा सभी पर बनी रहे। देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु 4 दिनों की योग निद्रा से जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश और धार्मिक आयोजन नहीं किए जाते। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने के साथ ही शुभ कार्यों की फिर से शुरुआत होती है, इसलिए इस दिन को नव आरंभ और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसी दिन या अगले दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह में माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से कराया जाता है। माना जाता है कि इस विवाह को करवाने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में तुलसी विवाह को बेहद पवित्र और शुभ अवसर माना जाता है। इस मौके पर लोग अपने घरों और मंदिरों में तुलसी विवाह करवाते हैं, गीत संगीत गाते हैं और प्रसाद बांटते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि देव उठनी एकादशी धर्म, अध्यात्म और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही खुशहाली और नई ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने कहा कि तुलसी विवाह समाज में प्रेम, पवित्रता और एकता की भावना को बढ़ाता है। हमारी लोक परंपराओं में इसका विशेष महत्व है। ये पर्व हमें परिवार, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर रखने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि तुलसी को भारतीय संस्कृति में मां के समान स्थान दिया गया है। ये पौधा सिर्फ धार्मिक प्रति नहीं बल्कि पर्यावरण और स्वच्छता का भी प्रतीक है। तुलसी का पौधा वायु को शुद्ध करता है और घर के वातावरण में सकारात्मकता लाता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने हर आंगन में तुलसी लगाने की परंपरा बनाई ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति में ऐसे पर्व समाज में एकता और मेलजोल की भावना को मजबूत करते हैं। तुलसी विवाह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि जीवन में सात्विकता, समर्पण और विनम्रता की सीख भी देता है। मुख्यमंत्री साय ने कहा, यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जब हम प्रकृति और मूल्यों के साथ जुड़कर नहीं रहेंगे तब तक जीवन में सच्चा संतुलन नहीं हो सकता। कार्यक्रम के अंत में प्रदेश के सभी नागरिकों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। उन्होंने कहा, भगवान विष्णु और माता तुलसी की कृपा से हर घर में खुशहाली बढ़े, समाज में सौहार्द और एकता बढ़े, निरंतर प्रगति की ओर सब आगे बढ़े। उन्होंने सभी को देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। राजधानी रायपुर शहर के कई इलाकों में इन दिनों पानी की काफ़ी गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। ख़ासतौर पे फाफड़ी इलाका, पंडरी इलाका, पुरानी बस्ती, गुड़ियारी और उसके आसपास के जितने इलाके हैं, यहाँ नलों में पानी तो आ रहा है लेकिन धार इतनी पतली है कि घरों की टंकियाँ तक नहीं भर पा रही है। कई घरों में तो हाल ये है कि लोग सुबह से शाम तक टंकी भरने की कोशिश करते रहते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन पानी इतना कम आता है कि 2-3 बाल्टी भी पूरी नहीं भर पाती। रविवार की सुबह भी यही नज़ारा रहा। लोगों ने नल खोले लेकिन पानी की बारीक सी धार देखकर सबके चेहरे उतर गए। कुछ लोग डिब्बे लेकर मोहल्ले के दूसरे हिस्सों में पानी की तलाश में निकल पड़े थे। कई घरों में तो नहाने, खाना बनाने और कपड़े धोने तक के लिए पानी की कमी हो गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यह पहली बार नहीं हो रहा है और नगर निगम सालों से इस समस्या पे क्या ध्यान दे रहा है, क्या ध्यान नहीं दे रहा है, ये पता ही नहीं चल रहा है। रायपुर में पानी की ये समस्या बार बार उठती रहती है। कभी पाइपलाइन फट जाती है, कभी लीकेज हो जाता है तो कभी टंकी भरने में दिक्कत होती है। नगर निगम की ओर से हर बार यही कहा जाता है कि रिपेयर का काम चल रहा है।
आज तक हालत सुधरते नजर नहीं आए। गुड़ियारी के भारत माता चौक पर जो पानी की बड़ी टंकी है, वहां 2 दिन पहले ही पानी ओवरफ्लो हो गया था। पानी सड़क पर बह रहा था, बहुत ज्यादा पानी जाया हो रहा था। उस वक्त जोन 7 के कमिश्नर ने बताया कि सप्लाई ज्यादा होने से टंकी ओवरफ्लो हो गई थी। यानी एक तरफ कहीं ज्यादा पानी बह रहा है और दूसरी तरफ लोग पानी की एक एक बूंद के लिए बेहद परेशान हो रहे हैं और सुनवाई करने वाला, सुनने वाला कोई सामने नजर आता भी नहीं। बेहद बड़े बहुमत के साथ शहरवासियों ने, राजधानी वासियों ने भाजपा को शहर सौंपा है। महापौर उनके हैं, सभापति उनके हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिन क्षेत्रों से आते हैं उन क्षेत्रों में भी ये समस्या बड़ा विकराल रूप धारण करती जा रही है और अभी तक तो इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। शहर में पाइपलाइन रिपेयर का काम भी लगातार चलता रहता है। सितंबर में भाटा गांव के पास राइजिंग लाइन का काम हुआ था, जिससे करीब 1 हफ्ते तक पानी की दिक्कत बनी रही। फिर अगस्त में डगनिया की टंकी के पास पाइपलाइन फट गई, जिससे सुंदर नगर इलाके में पानी नहीं आया। 3 जून को सुभाष स्टेडियम के पास पाइपलाइन रिपेयर हुई और फरवरी को महिला थाना के पास भी पाइपलाइन बदलने का काम हुआ था। अब फिलहाल मोती बाग के पास सड़क किनारे पाइपलाइन से पानी निकल रहा है। लोगों की शिकायत है कि हर बार निगम के अफसर मौके पर आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, लेकिन काम अधूरा हो रहता है और उसे छोड़कर चले जाते हैं और 2 दिन बाद फिर से वही पुराना ढर्रा, पुराना हालचाल शुरू हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि टंकी पूरी नहीं भर पाई और नीचे की कॉलोनियों तक पानी पहुंचा ही नहीं। कई इलाकों के लोग बताते हैं कि सुबह के वक्त जब सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, उसी वक्त नलों में सिर्फ हवा आती है। नलों से इतनी पतली धार निकलती है कि 10-10 मिनट में सिर्फ 1 बाल्टी पानी भर पाते हैं। महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि दिन भर घर का काम पानी के बिना ठप पड़ जाता है। रविवार को पटरी में रहने वाली एक महिला ने बताया कि वे सुबह 4 बजे उठकर नल चलाती है ताकि थोड़ा ज़्यादा पानी मिल जाए, लेकिन कई बार इतना कम पानी आता है कि बच्चों की स्कूल के लिए पानी नहीं मिल पाता। पुरानी बस्ती में रहने वाले बहुत से लोगों ने कहा कि पिछले कई दिनों से यही हाल है। कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन अधिकारी बस लाइन लीकेज है, जल्द ठीक होगा कहकर बात खत्म कर देते हैं। नगर निगम के कई अफसरों का कहना है कि कई बार टंकियां अपनी पूरी क्षमता तक नहीं भर पाती, जिससे सप्लाई कमज़ोर हो जाती है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये तकनीकी समस्या नहीं बल्कि लापरवाही है और कोई भी जोन इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है और उन पे किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। हमारे महापौर या सभापति या दूसरे लोगों का जो एमआईएमसी मेंबर्स हैं, अगर वक्त पर पाइपलाइन ठीक की जाए और पानी की सप्लाई का सही प्रेशर रखा जाए तो ये दिक्कत खत्म हो सकती है। प्रश्न ये है कि आखिर राजधानी जैसे बड़े शहर में बार बार पानी की ऐसी किल्लत क्यों? करोड़ रुपए खर्च कर टंकियां और पाइपलाइन बनाई गई हैं, तो लोगों को रोजाना पानी की कमी क्यों झेलनी पड़ रही है? शहर के कई हिस्सों में लोग अब टैंकरों पर निर्भर हो गए हैं। कुछ परिवारों ने तो बोरवेल खुदवाना शुरू कर दिया है ताकि पानी की टंकी भरने का झंझट खत्म हो, लेकिन हर कोई इतना खर्च नहीं उठा सकता। लोगों की मांग है कि नगर निगम एक स्थायी समाधान निकाले, कोई स्थायी हल निकाले। पाइपलाइन रिपेयर के नाम पर बार बार लोगों को गुमराह करना ठीक नहीं है। पानी हर घर की ज़रूरत है, हर व्यक्ति की ज़रूरत है और राजधानी में रहते हुए अगर नलों में पानी नहीं आए तो ये प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी मानी जा सकती है। बहरहाल उम्मीद ये है कि निगम अधिकारी इस बार बयानबाजी तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखेंगे, वाकई में ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे रायपुर के हर घर तक सही दबाव में रोज़ और पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंच सके। बिजली बिल के लगातार बढ़ते बिल खर्चे के बाद ये भी एक ऐसी समस्या है पानी की जिस पर वक्त रहते नियंत्रण पाना बेहद जरूरी है, वरना जन आक्रोश लगातार बढ़ते जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी शानदार खबर। सबसे पहले तो भारत की बेटियों को हम डीए न्यूज़ प्लस की ओर से एमडी अरुण भद्रा और मेरे शकील साजिद की तरफ से इस बात की बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि 52 साल में पहली बार भारत की बेटियों ने वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप जीत लिया है। भारत की बेटियों ने आखिरकार वो कर दिखाया जिसका इंतजार पूरे देश को सालों से था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप जीता।
फाइनल डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जहां साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेट पर शानदार 298 रन बनाए, जिसमें शेफाली वर्मा ने 87, दीप्ति शर्मा ने 58, स्मृति मंधाना ने 45 और ऋचा घोष ने 34 रनों की शानदार दमदार पारियां खेली। साउथ अफ्रीका की तरफ से आया बोंगा खाका ने 3 विकेट लिए। बड़े टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी और 246 रन पर ऑल आउट हो गई। कप्तान लॉरा वोलवाट ने लगातार दूसरा शतक लगाया, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सकी। भारत के लिए शेफाली वर्मा ने 2 विकेट लेकर मैच का रुख पलट दिया, जबकि दीप्ति शर्मा ने बेहद शानदार कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके। दीप्ति को उनके शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, जबकि शेफाली वर्मा को उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द फाइनल का अवार्ड मिला। महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में हुई थी, लेकिन भारत ने पहली बार 1978 में इसमें हिस्सा लिया। तब से लेकर अब तक टीम इस खिताब से दूर रही। 2 बार भारत 2005-2017 में फाइनल तक पहुंचा, दोनों बार हार गया। इस बार यानी 2025 में टीम ने दमदार तरीके से विजेता की संभावित टीम ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया और फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया। किसी भी फॉर्मेट में महिला सीनियर टीम का ये पहला आईसीसी खिताब है। पुरुष टीम की बात करें तो कपिल देव ने 1983 में भारत को पहला वनडे वर्ल्ड कप, धोनी ने 2007 में T20 और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीता था और रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 का T20 वर्ल्ड कप भारत के नाम हुआ था। अब हरमनप्रीत कौर की महिला टीम ने ये बड़ी जीत दिलाई है। हरमनप्रीत इस टूर्नामेंट में नॉकआउट मैचों में सबसे ज़्यादा 331 रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। स्मृति मंधाना ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 434 रन बनाया और एक वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला बनी। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया को इतिहास की सबसे बड़ी प्राइज मनी भी मिली। चैंपियन टीम को करीब 39.55 करोड़ रुपये मिले, जो पुरुष वर्ल्ड कप की प्राइज मनी से भी ज़्यादा है। रनर अप साउथ अफ्रीका को लगभग 19.77 करोड़ रुपये मिले। इस जीत में कई खिलाड़ियों की वापसी की कहानियां भी यादगार रही। जेमिमा रोड्रिग्स को खराब फॉर्म के चलते पहले ड्रॉप किया गया, लेकिन उन्होंने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत शानदार नाबाद 127 रन की पारी खेलकर टीम को बेशक फाइनल में पहुंचाया। शेफाली वर्मा को भी पहले टीम में नहीं चुना गया था, लेकिन इंजरी के वक्त दूसरे खिलाड़ी के इंजरी के चलते उन्हें आखिरी वक्त में मौका मिला। मौके को भुनाते हुए फाइनल में शानदार 87 रन बनाए और 2 विकेट लेकर भारत को पहली बार वर्ल्ड कप जिताया। भारत की टीम अब तक सीनियर और अंडर 19 लेवल मिलाकर कुल 15 आईसीसी खिताब जीत चुकी है। इसमें पुरुष टीम के 7 बड़े खिताब, अंडर 19 के 5 और महिला टीम के अब 3 खिताब शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत अब सबसे ज़्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाला देश बन गया है। इस जीत ने पूरे देश को फख्र से भर दिया। कपिल देव, धोनी और रोहित शर्मा के बाद अब हरमनप्रीत कौर का नाम भी उन कप्तानों में शामिल हो गया जिन्होंने भारत को वर्ल्ड कप दिलाया। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि उन सभी भारतीय लड़कियों के ख्वाबों की जीत है जिन्होंने क्रिकेट बैट उठाकर खेलों में हिस्सा लेकर इतिहास लिखने की हिम्मत की। हम इन्हें सलाम करते हैं। आगे बढ़ते हैं चर्चा में। बहुत खूबसूरत, बड़ी प्यारी, बड़ी मीठी धुनें देने वाले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जी हाँ, हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े और मशहूर संगीतकारों में से एक जोड़ी। उन्हें प्यार से एलपी या लक्ष्मी प्यारे भी कहते हैं। ये दोनों 1963 से 1998 तक लगभग 635 फिल्मों के लिए संगीत देते रहे और 2009 से ज़्यादा गाने बनाए। उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं। लक्ष्मीकांत का जन्म नवंबर 1937 को हुआ। वे एक महाराष्ट्रियन परिवार से थे और बचपन से ही संगीत में रुचि रखते थे। उन्होंने खुद से मैंडोलिन और वायलिन बजाना सीखा और संगीत समारोह में वाद्य यंत्र बजाने लगे। वही प्यारेलाल का जन्म 3 सितंबर 1940 को गोरखपुर में। उनके पिता पंडित राम प्रसाद शर्मा, जिन्हें बाबा जी कहा जाता था, एक प्रसिद्ध ट्रम्पेट वादक थे। उन्होंने प्यारेलाल को संगीत की शुरुआती शिक्षा दी। प्यारेलाल ने गोवा के गोंसाल्वेस से वायलिन बजाना सीखा और महज 12 साल की उम्र में फिल्मों में वायलिन बजाया। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की मुलाकात लता मंगेशकर द्वारा संचालित संगीत अकादमी में हुई। दोनों के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, लेकिन लता मंगेशकर ने
उनकी प्रतिभा को देखा और उन्हें नौशाद, सचिन देव बर्मन और श्री रामचंद्र जैसे बड़े संगीतकारों के पास भेजा। उसी वक्त से ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वे अक्सर एक दूसरे के लिए काम ढूंढते, स्टूडियो में लंबे वक्त तक साथ रहते और रिकॉर्डिंग में एक साथ वाद्य रंग बजाते। 1950 के दशक में दोनों लगभग सभी बड़े संगीतकारों के साथ काम कर चुके थे। 1953 में ये कल्याण जी आनंद जी के सहायक बने और 1963 तक उनके साथ काम किया। इस दौरान उन्होंने सचिन देव बर्मन और राहुल देव बर्मन जैसे बड़े संगीतकारों के लिए भी संगीत संयोजन किया। आर डी बर्मन इनके अच्छे दोस्त बने और कई गानों में माउथ ऑर्गन बजाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को पहला बड़ा मौका 1963 की फिल्म पारस मणि से मिला। इस फिल्म का संगीत इतना पसंद किया गया कि उन्हें पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। और इस फिल्म का गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे, रंग सुनहरा, बहुत ही खूबसूरत गाना। तो और आज भी हम लोग सुनते हैं तो हमारे दिलों की धड़कन बढ़ा देता। उसके बाद आई फिल्म 1964 में दोस्ती। इस फिल्म के तमाम गानों ने उन्हें प्रसिद्ध किया। उन्हें लगातार 7 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते। उनकी जोड़ी ने हिंदी फिल्मों को कई हिट फिल्में दी, जैसे बॉबी, प्रेम रोग, सत्यम शिवम सुंदरम, रोटी कपड़ा और मकान, अमर, अकबर एंथोनी, सरगम, कर्ज, क्रांति, मिस्टर इंडिया, तेजाब, राम लखन, खल्याण, नायक, त्रिमूर्ति और कई और। बात करते हैं अगर उनके यादगार गानों की, जो आज भी लोगों के दिलों में, पुरानी पीढ़ी से लेकर आज की यंग जनरेशन भी जिसके पीछे दीवानी है। तो मैंने जैसा आपको बताया कि पारस मणि का हंसता हुआ नूरानी चेहरा, रोशन तुम्ही से दुनिया, दोस्ती के बेहद खूबसूरत गीत, चाहूँगा मैं तुझे, शाम सवेरे और मेरी दोस्ती मेरा प्यार, तेरे प्यार ने मुझे गम दिया, छैला बाबू, संत ज्ञानेश्वर से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे में किशोर कुमार की शानदार आवाज़ में मेरे महबूब क़यामत होगी, और जीने की राह। उसके बाद दो रास्ते की जीने की राह में एक बंजारा गाए जीवन के गीत सुनाए। दो रास्ते के बड़े खूबसूरत गीत, सभी के सभी 1972 की इस फिल्म को शानदार सफलता दी थी। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी और ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, पद्मा खन्ना पे फिल्माया गया मेरा गांव मेरा देश का ये गीत, और आन मिलो सजना का अच्छा तो हम चलते हैं, जीवन मृत्यु का खूबसूरत सा प्यारा सा गीत, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, राखी धर्मेंद्र, हाथी मेरे साथी का वो शानदार गीत, चल चल मेरे हाथी राजेश खन्ना साहब के साथ, लोफर धर्मेंद्र के साथ, आज मौसम बड़ा बेईमान है, शोर का एक बड़ा प्यारा सा गीत, एक प्यार का नगमा है, प्रतिज्ञा में धर्मेंद्र साहब पर, मैं जट यमला पगला दीवाना, रोटी कपड़ा और मकान के तो सभी गीत बेहद हिट थे। फिल्म के साथ ही साथ मनोज कुमार साहब की इस फिल्म में मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी, और उसके साथ बाकी जो कुछ बचा महंगाई मार गई, ड्रीम गर्ल किसी शायर की गज़ल ड्रीम गर्ल, सत्यम शिवम सुंदरम के भी सभी शानदार गीत, ईश्वर सत्य है सत्य ही शिव है, खलनायक का चोली के पीछे क्या है, तेजाब का बहुत प्यारा सा 1 2 3 4, ये गाने उनकी संगीत क्षमता, जज्बातों की गहराई और ऑर्केस्ट्रा की शक्ति को दर्शाते हैं। कभी कभी उनके गानों में 100 से ज़्यादा संगीतकार एक साथ काम करते थे। 25 मई 1998 को लक्ष्मीकांत का आकस्मिक निधन हो गया। इसके बाद प्यारेलाल ने अकेले ही संगीत में योगदान जारी रखा और 2019 में नई परियोजनाओं में भी शामिल हुए। लक्ष्मी प्यारे केवल संगीतकार नहीं थे, उन्होंने बॉलीवुड की संगीत की दुनिया को नई ऊंचाई दी और ये हमेशा संगीत प्रेमियों के दिल में जीवित रहेंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी के लक्ष्मीकांत को हमारी DA न्यूज़ प्लस की ओर से और शकील साजिद की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। नमस्कार।